आधुनिक विश्व के इतिहास में आप सबका स्वागत है। आज के इस अध्याय में हम फ्रांस की क्रांति के विभिन्न चरणों के बारे में जानेंगे और जो चरण फ्रांस की क्रांति के थे उनमें से प्रथम चरण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पीछे के विभिन्न चैप्टर्स में हमने फ्रांस की क्रांति के विषय में जाना और ये भी जाना कि फ्रांस की क्रांति के होने के पीछे कौन कौन से कारण थे और किस प्रकार से वित्तीय संकट के समाधान के लिए एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया गया और एस्टेट्स जनरल के अधिवेशन के बाद जो वोट देने के प्रकार को लेकर थर्ड स्टेट का प्रथम और द्वितीय स्टेट्स के साथ जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप थर्ड स्टेट ने अपने आप को राष्ट्रीय महासभा में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद में उसने एक शपथ ली कि जब तक राष्ट्रीय महासभा फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बना देगी तब तक वह विखंडित नहीं होगी और लगातार मिलती रहेगी। और बाद में जाकर राजा को भी उनकी बात को स्वीकार करना पड़ा और प्रथम और द्वितीय स्टेट को भी मजबूरन उनके साथ आना पड़ा। और इसी दरमियान पेरिस में अव्यवस्था और भूखमरी के कारण जनता ने कुछ गतिविधियां अपने हाथ में ली, जिसमें बास्टिल का पतन और पेरिस की महिलाओं का वर्साय की ओर प्रस्थान करना और उसके बाद राजा और रानी को कैद करके वापस पेरिस में ले आना। ये गतिविधियां अभी तक जिनका हम अध्ययन कर चुके हुई थी और एक प्रकार से अब राजा और रानी पेरिस की कम्यून के कैदी थे और दूसरी तरफ चूँकि राष्ट्रीय महासभा ने ये निर्णय लिया था कि वो जब तक एक नया संविधान नहीं बना देंगे तब तक वो विखंडित नहीं होगी, तो उसने जो कार्य किया वो कार्य अब एक संविधान निर्माण के साथ शुरू होना था। अब एक प्रकार से फ्रांस की क्रांति के जो चरण हैं वो चरण शुरू हुए, अर्थात हम कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति विभिन्न चरणों से होती हुई आगे बढ़ी। मोटे तौर पर इसके हम 3 चरण मान सकते हैं। जो राष्ट्रीय महासभा का एक चरण पहला 1789 से लेकर 1791 ईस्वी तक, दूसरा चरण विधान निर्मात्री सभा 1791 से 92 एवं राष्ट्रीय सम्मेलन जिसे नेशनल कन्वेंशन भी कहते हैं 1792 से 95 का काल, और तीसरा चरण डायरेक्टरी का शासन 1795 से लेकर 1799 तक। तो इस प्रकार जो फ्रांस की क्रांति का जो काल है 1789 से लेकर 1799 ईस्वी तक, यानी एस्टेट्स जनरल के अधिवेशन से शुरू होकर नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा फ्रांस की सत्ता प्राप्ति के बीच का जो काल है वो फ्रांस की क्रांति का काल माना जाता है। और इस संपूर्ण काल में फ्रांस की क्रांति जो अभी उल्लेख किए गए हैं इन 3 चरणों के माध्यम से होकर गुजरी। तो आज हम इन्हीं 3 चरणों में से एक चरण का अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि राष्ट्रीय महासभा के समय में 1789 से लेकर 1791 काल में फ्रांस में क्रांति किस प्रकार आगे बढ़ी, राष्ट्रीय महासभा ने कौन कौन से कार्य किए जिसने आगे जाकर फ्रांस के लिए एक नया रास्ता प्रदान किया। राष्ट्रीय महासभा जैसा कि इसने एक नए संविधान को बनाने की शपथ के साथ राष्ट्रीय महासभा शुरू हुई थी और इसलिए उसका सर्व प्रमुख कार्य फ्रांस के लिए एक नया संविधान बनाना था और उसने कार्य किया भी। परंतु फिर फ्रांस की क्रांति को समझने में हम संविधान से ही शुरुआत करेंगे, आगे किस प्रकार से इसकी प्रगति हुई, इसलिए हम राष्ट्रीय महासभा के कार्यों के अंतर्गत संविधान निर्माण को अंतिम कार्य के रूप में पढ़ेंगे। तो प्रथम चरण के अंतर्गत जो राष्ट्रीय महासभा का चरण था, जिसका काल आप ध्यान रख लीजिएगा, वो काल
1789 से लेकर 1799 का 1789 से लेकर 1791 ईस्वी तक का काल इसमें माना जाता है। क्या क्या कार्य किए राष्ट्रीय महासभा ने इस प्रथम चरण के अंतर्गत? चूँकि इस प्रथम चरण में किए गए कार्य राष्ट्रीय महासभा द्वारा किए गए थे, इसलिए हम इसे राष्ट्रीय महासभा का कार्य कहते हैं। पहला महत्वपूर्ण कार्य उसने किया था सामंतवाद, दास प्रथा और विशेषाधिकारों की समाप्ति। हमें ये पता है, जब हमने फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारणों के बारे में अध्ययन किया था तो ये हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार फ्रांस सामाजिक रूप से कितना विभेदकारी समाज उसका था और सामंतीय बोलबाला था, उनको अनेक विशेषाधिकार भी मिले हुए थे। तो इस राष्ट्रीय महासभा ने सबसे पहला कार्य यही किया कि उसने सामंतीय व्यवस्था को समाप्त करने के लिए निर्णय लिया। आप लोगों को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जब एस्टेट्स जनरल के अधिवेशन हो रहे थे और एस्टेट्स जनरल के अधिवेशन जब हो रहे थे तो चुनाव में जो प्रतिनिधि खड़े हो रहे थे तो उनको फ्रांस की जनता ने कुछ मांग पत्र दिए थे जिन्हें काहिया कहा गया है। तो ये काहिया जो थे उनमें अधिकतर ने सामंतीय व्यवस्थाओं, सामंतीय करों के समाप्ति की मांग रखी थी। चूँकि एस्टेट जनरल के सदस्य ही आगे जाकर राष्ट्रीय महासभा के रूप में कन्वर्ट हो गए थे, बदल गए थे, इसलिए मोटे रूप में वो मांग पत्रों की समस्या अभी भी राष्ट्रीय महासभा के सामने थी। इसलिए उसने सबसे पहले इस सामंतीय व्यवस्था और जो सामाजिक असमानता का काम बोलबाला था उसे समाप्त करने का निर्णय उसने लिया। 4 अगस्त 1789 ईस्वी में राष्ट्रीय महासभा ने ये निर्णय पारित किया, जिसमें सामंती करों, अनेक प्रकार के कर थे जिसका अध्ययन हम पीछे कर चुके हैं, न्यायालयों एवं विशेषाधिकारों को समाप्त कर देगा। यानी सामंतीय करों को, सामंतीय न्यायालयों को और सामंतीय विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा बंद कर दी गई। फ्रांस में अभी भी दास प्रथा का प्रचलन था और कई स्थिति तो इतनी भयंकर थी दास प्रथा के मामले में कि पीढ़ियों से पीढ़ियों तक परिवार दासत्व का दंश भोगने के लिए मजबूर थे। तो एक और बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने किया, मानव के अधिकार और मानव का सम्मान प्रदान करने के लिए जो दास प्रथा जैसी कुरीति प्रचलन में थी, विभित्स कुरीति इसको कह सकते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को दास बनाना, उसके परिवार को दास बनाना किसी भी स्थिति में हम सही नहीं कह सकते, तो उन्हें समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा धार्मिक कर, अर्थात वे कर जो चर्च के द्वारा लागू किए गए थे, जिसे टाइथ कहा जाता था, टीथे भी कई किताबों में आपको मिलेगा, उस धार्मिक कर को बंद कर दिया। और साथ ही पादरियों के जो विशेषाधिकार उनको मिले हुए थे, उन विशेषाधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण उन्होंने कार्य ये भी किया कि अभी तक चूँकि फ्रांस में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और इसलिए जो भी सरकार के पद होते थे, जिन्हें हम सार्वजनिक पद कहते हैं, उन सभी पदों की एक प्रकार से बिक्री होती थी और उन्हें कुलीन और पैसे वाले लोग ही खरीद पाते थे। आम जनता उनको खरीदने में सक्षम नहीं थी। उन सार्वजनिक पदों को बिक्री के द्वारा भरने की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और उनके स्थान पर उसे योग्यता के अनुसार भरने का निर्णय लिया गया और फ्रांस के सभी नागरिकों को उन पदों के लिए समान अवसर प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। तो एक प्रकार से ये एक बहुत क्रांतिकारी बदलाव था फ्रांस की इस राष्ट्रीय महासभा के द्वारा। और ये आप समझ लीजिए कि सामंतीय व्यवस्था और दास प्रथा जैसी जो चीज़ें हैं, ये इस प्रकार की चीज़ें थी जो वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से प्रचलन में थी और उन्हें इस प्रकार समाप्त करना बहुत आसान नहीं था। फिर भी राष्ट्रीय महासभा ने बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन निर्णय लेते हुए इन सभी सामंतीय अधिकारों को समाप्त कर दिया। और उनमें भी कुछ ऐसे सामंत थे सदस्य में से जिन्होंने खड़े होकर अपने अपने जो विशेषाधिकार थे सामंतीय, उनको छोड़ने की घोषणा की और उसके बाद में एक देखा देखी का माहौल बना और लगभग अधिकतर सामंतों ने अपने विशेषाधिकारों का त्याग कर दिया और एक ऐसी प्रथा जिसको समाप्त करना नामुमकिन सा नज़र आ रहा था, वो एक झटके में ही फ्रांस से
समाप्त कर दी गई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी बदलाव फ्रांस के समाज में हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया वो था मानव नागरिकों के अधिकारों की घोषणा। यह घोषणा 27 अगस्त 1789 को की गई। यहाँ पर आप लोगों को ये भी जान लेना ज़रूरी है कि इस प्रकार के जो निर्णय लिए गए कब लिए गए। तो ये कई बार पूछा जाता है प्रश्नों में, एग्जामिनेशंस में, कि भाई मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई। तो 27 अगस्त 1789 ईस्वी में की गई और इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। सभी को विचार अभिव्यक्ति का मूल अधिकार दिया गया और ये निर्णय किया गया कि कानून जनता की सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण डिसीजन था, निर्णय था, क्योंकि अभी तक राजतंत्रात्मक व्यवस्था में कानून क्या था, जो राजा चाहता था। इसलिए राजा क्या कहता था, पीछे हमने अध्ययन कर चुके हैं कि आई एम द स्टेट, लुई 14 का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, वाक्य है। और इसी प्रकार लुई 16 भी ये कहता था कि यह चीज़ इसलिए कानूनी है क्योंकि ये मैं चाहता हूँ। इसका मतलब यह है कि अभी तक जो कानून था वो राजा की इच्छा थी, अब उसके स्थान पर कानून एक प्रजा की इच्छा के रूप में निरूपित किया गया। अर्थात कानून वही होगा जो प्रजा चाहेगी, अर्थात प्रजा के अनुसार, प्रजा की इच्छाओं के अनुसार ही कानूनों का निर्माण किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। और इसके अलावा सभी नागरिकों को विधि निर्माण में स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से भाग लेने का अधिकार दिया गया। इसका मतलब है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जिसे हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, उसकी जो है स्थापना करने का प्रयास इसमें किया गया। क्योंकि कानून कौन बनाएंगे, जो राष्ट्रीय महासभा कह लीजिए या संविधान सभा कह लीजिए या कोई भी विधायिका कह लीजिए, वो कानून बनाएगी और उसमें कौन होंगे, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। और इसके अलावा सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया, क्योंकि उस समय धार्मिक स्वतंत्रता भी एक बड़ा इश्यू था। कैथोलिक धर्म में भी बहुत सारे संप्रदाय थे, उनमें रोमन कैथोलिक और जो प्रोटेस्टेंट वगैरह थे, उनके बीच में भी संघर्ष होता रहता था। इसलिए राजा किसी एक निर्णय को लोगों पर लाद देता था, जबकि उनकी इच्छा उस धर्म को मानने के लिए नहीं थी। तो अब धार्मिक स्वतंत्रता लोगों को दे दी गई कि वो जिस भी संप्रदाय को अपनाना चाहें, मान्यताएं अपना देने चाहें, वो दे सकते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम और बदलाव था ये मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा का, कि अब इन अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। कोई भी कानून शासन आ जाए, किसी प्रकार का भी हो जाए, परंतु इनको अधिकारों को छीनना संभव नहीं है। इसलिए प्रसिद्ध विद्वान एक्टन ने इस घोषणा पत्र की शक्ति को नेपोलियन की समस्त सेना की शक्ति से भी ज़्यादा माना है। कि उसका कहना मतलब है कि नेपोलियन की समस्त सेना लग भी जाए तो भी वो इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि इस प्रकार के परिवर्तन कर सकती थी, जो परिवर्तन फ्रांस की राष्ट्रीय महासभा ने इन मानव नागरिकों के अधिकारों की घोषणा करके किए। फ्रांस के क्रांति के कारणों में हमने ये भी चर्चा की थी कि प्रशासनिक रूप से फ्रांस में कोई एक रूपता नहीं थी, अलग अलग विभेदों में फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था थी, बटी हुई थी। तो उस राष्ट्रीय महासभा ने उससे भी समाप्त करने और उसमें सुधारात्मक व्यवस्था लागू करने के लिए भी प्रयास किया, और उसके लिए उसने प्रशासनिक एक रूपता एवं स्थानीय शासन की स्थापना की। नवीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं की स्थापना की गई, जिसमें फ्रांस को 38 विभागों में बांटा गया। फिर ये विभाग नीचे कैंटन्स में बटे और कैंटन्स को नीचे कम्यून्स में बटाए गए। तो कम्यून एक प्रकार से स्थानीय सरकार थी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई जो प्रशासन की तो कम्यून बनाएगी, कम्यून्स के ऊपर फिर कैंटन्स बनाए गए और कैंटन्स के ऊपर विभाग बनाए गए, और सारे फ्रांस को इस प्रकार से 38 विभागों में बांट दिया गया। स्थानीय अधिकारियों की नियुक्तियाँ करने का अधिकार स्थानीय समितियों को दे दिया गया, और वो स्थानीय समितियाँ चयन के आधार पर स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते थे। इसके अलावा इन समितियों को व्यापक अधिकार दिए गए, क्योंकि स्थानीय लेवल पर प्रशासनिक कार्य इन समितियों को ही करना था। और इसके साथ ही
अदालतों में भी अब एक नई व्यवस्था लागू की गई। इससे पहले जो जज थे उन जजों के निर्वाचन की व्यवस्था थी उसको समाप्त करते हुए अब जज को चुनाव द्वारा नियुक्त किया जाने लगा। तो ये एक प्रकार की थोड़ी सी नकारात्मक सी बात थी कि कोई जज को चुनाव के द्वारा किस प्रकार से नियुक्त किया जा सकता। फिर भी एक सुधार के रूप में ये प्रयास किया गया फ्रांस की राष्ट्रीय महासभा के द्वारा। चौथा महत्वपूर्ण जो कार्य किया गया था वो वित्तीय संकट का समाधान। चूँकि हमें पता है कि फ्रांस की क्रांति की जो तत्कालिक कारण था वो वित्तीय संकट ही था और उसी वित्तीय संकट को समाप्त करने के लिए लुई 16 ने एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया था जो आगे जाकर क्रांति के रूप में परिवर्तित हुआ। तो क्या किया गया फ्रांस में आर्थिक दिवालेपन को दूर करने के लिए? उसने राष्ट्रीय महासभा ने चर्च के अधीन जितनी भी ज़मीन थी, लगभग फ्रांस की 1/5 भूमि चर्च के अधीन थी, उसे जब्त कर लिया गया और उसे सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। और इसकी सुरक्षा निधि के आधार पर, क्योंकि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट इसको मान लिया गया और कागज़ी मुद्रा उन्होंने इसके आधार पर चलाएगी। कि आज भी हम जानते हैं कि कागज़ी मुद्रा चलाने के लिए बहुत बहुमूल्य धातुएं या इस प्रकार की सुरक्षा निधि को रखा जाता है और उनके अनुपात में ही कागज़ी मुद्रा का संचालन किया जाता है। और इस प्रकार इन कागज़ी मुद्राओं का संचालन किया गया जिन्हें आसिया कहा गया था। और इससे फ्रांस की जो वित्त की जो संकट था बहुत हद तक ठीक करने में राष्ट्रीय महासभा को सफलता मिली। सामंतों के साथ साथ पादरी भी एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि ये भी एक नोबल कैटेगरी में, नोबल वर्ग में आते थे और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के ये फर्स्ट स्टेट में जैसे सामंत थे वैसे इस सेकंड स्टेट में पादरी भी बहुत ही विशेषाधिकारों को स्वीकार करते, विशेषाधिकारों को उपभोग करते थे। इसलिए पादरियों के लिए भी एक नया संविधान बनाया गया जिसे सिविल जो है सिविल रूल फॉर क्लर्जी हम कह सकते हैं, 12 जुलाई 1790 को लागू किया गया। और इसके द्वारा सभी धार्मिक पद नागरिक संगठनों में ले लिए गए कि अब क्या चर्च के पास ये अधिकार नहीं दिया गया और इनकी नियुक्ति जनता के निर्वाचन के द्वारा निर्धारित की जाने लगी। अर्थात अब धार्मिक पद, चाहे वो एक छोटा पादरी हो या बड़ा पादरी हो, वो जनता निर्वाचन के द्वारा करेगी और इनका वेतन राज्य के द्वारा दिया जाना निर्धारित किया गया। कि इससे पहले जो वेतन था वो वेतन चर्च देता था, इसलिए इनके ऊपर नियंत्रण चर्च का होता था और ये नियंत्रण के ये चर्च के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। और इसको बदलते हुए अब राज्य का नियंत्रण इन पर लागू कर दिया गया। पोप के साथ फ्रांस के धर्माधिकारियों का संबंध नामात्र का ही इससे रह गया। कैथोलिक पादरियों को इस संविधान के शपथ लेना अनिवार्य कर दिया गया और ये कहा गया कि या तो आप इस संविधान की आप सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी की शपथ लें या आप देश चले जाएं। और इसलिए एक बड़ी समस्या फ्रांस के धार्मिक पदाधिकारियों की हो गई, क्योंकि जब पोप पॉइस 6 को ये पता चला कि पादरियों के लिए एक नया संविधान उन्होंने बनाया तो उसने विरोध किया और उसने कहा कि पादरियों के लिए संविधान एक फ्रांस की सरकार या एक संविधान संस्था कैसे बना सकती है। और इसलिए उसने ये घोषणा की कि जो भी शपथ लेगा उसे धर्म से निकाल दिया जाएगा। और इस प्रकार से पादरियों की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। अगर वो शपथ लेते थे तो धर्म से निष्कासित किया जाता और अगर शपथ नहीं लेते तो उनको फ्रांस से या देश से निष्कासित कर दिया जाता। तो एक बड़ी प्रतिकूल सी परिस्थितियाँ पादरियों की वहाँ पर हो गई। इससे उनमें एक बड़ा असंतोष भी पैदा हुआ। जो महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय महासभा को करना था वह था एक नए संविधान का निर्माण करना। और इसलिए इसके लिए ही वो जुटी भी थी जिसने टेनिस कोर्ट की शपथ भी ली थी। वो क्या संविधान उसने बनाया? तो फ्रांस की जनता राष्ट्रीय महासभा ने एक नया संविधान बनाया जो 1791 में लागू हुआ और ये यूरोप का प्रथम लिखित संविधान माना जाता है। इस संविधान के द्वारा राजतंत्र का स्वरूप बनाए रखा, अर्थात राजा को अभी भी स्वीकार किया गया परंतु उसके अधिकारों में भारी कटौती कर दी गई। वह युद्ध संधि की घोषणा नहीं कर सकता था,
ना ही युद्ध की घोषणा कर सकता था, ना ही संधि की घोषणा कर सकता था, और ना ही पदाधिकारियों की नियुक्ति का इसको अधिकार था। और एक प्रकार से ये एक घोषणा कर दी गई संविधान के द्वारा कि राजा एक प्रकार से नामक मात्र का ही शासक होगा। चूँकि संविधान का रूप राजतंत्रात्मक था, इसलिए राजा को बनाए रखना उनके लिए मजबूरी थी। और परंतु प्रभु सत्ता जो पहले राजा में निहित होती थी, उसे राष्ट्र में निहित कर दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, वह था विधायिका, यानी एक सदन की एक विधायिका के निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जिसमें 745 सदस्य रखे गए और इसका कार्यकाल, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का रखा गया। और इसमें मतदान के लिए केवल सक्रिय सदस्य है, उन्हीं को ही मतदान करने का अधिकार दिया गया। मंत्री जो थे उनको राजा के स्थान पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। जैसा कि मैंने कहा कि राजा को केवल नाममात्र का प्रधान बनाया गया था, और इसमें मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी किए गए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय इसमें यह भी लिया गया था संविधान में कि राष्ट्रीय महासभा से कोई भी व्यक्ति निर्वाचन, इस जो विधायिका के लिए जो निर्वाचन होना था, उसमें भाग नहीं ले सकता था। तो इस प्रकार से एक नया संविधान उन्होंने बनाया, और द्वितीय चरण में हम इसी संविधान के अनुसार क्या क्या कार्य हुए उनका अध्ययन हम करेंगे। हम इस संविधान का मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रसिद्ध विद्वान हेज ने ये लिखा है कि किसी अन्य संस्था ने इतने ज़बरदस्त विध्वंसकारी कार्य नहीं किए, अल्प समय में नहीं किए, जितना कि राष्ट्रीय महासभा ने किया। परंतु क्या क्या कार्य उसने किया। पुरातन संस्था जो थी, पुरातन व्यवस्था जो थी, जिसे हम ओल्ड रिजीम कहते हैं, इस ओल्ड रिजीम को उसने समाप्त कर दिया गया। परंतु कुछ हम अगर माने तो 2 प्रकार के मुख्य तत्व हमें दिखाई देते हैं इस संविधान में। राज्य की सार्वभौम शक्ति जो थी वो जनता में निहित हो गई, और शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया गया इसमें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन था। परंतु इस संविधान में एक आलोचना ये भी की जाती है कि राष्ट्रीय महासभा का कोई भी मेंबर इसका व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं हो सकता था। इसका परिणाम ये हुआ कि व्यवस्थापिका सभा में जो भी सदस्य निर्वाचित किए गए वो सारे के सारे नए थे, और राष्ट्रीय महासभा के सदस्यों के अनुभव का लाभ उनको प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी इस राष्ट्रीय महासभा ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। जैसा कि हेज महोदय ने लिखा है कि किसी भी संस्था ने इतने ज़बरदस्त विध्वंस और कार्य इतने अल्प समय में नहीं किए जितने कि राष्ट्रीय महासभा ने किए। आशा है फ्रांसीसी क्रांति के प्रथम चरण के अंतर्गत राष्ट्रीय महासभा द्वारा किए गए कार्यों को जानने में आपको सहायता प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।